बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हलवा मक्खन मलाई बना सके निहायत आसान एग्जांपल्स के साथ है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, वो वेव नेचर भी रखती है। उसके बाद हमने देखा कि डी ब्रॉय ने हमें बताया कि जो पार्टिकल है, जैसे कोई मैटर पार्टिकल है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो भी डुअल नेचर रखता है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। अब ये तो डी ब्रॉय ने कह दिया, ठीक है, जिसको डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव किया गया। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं हेजनबर्ग, ठीक है, इनका पूरा नाम है वर्नर हेजनबर्ग। तो इन्होंने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के लिहाज से इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया, इन्होंने एक नई कहानी छेड़ दी। अब नई कहानी किस सेंस में? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसकी हम साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अभी ये जंतर मंतर लग रहा होगा, लेकिन आगे जाकर निहायत एग्जांपल, आसान एग्जांपल से समझाएंगे। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो उसने कहा था कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो आम आंख से नजर नहीं आता, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। वो अगर मूव कर रहे हो तो हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो वो क्यों नहीं फाइंड कर सकते, उसमें क्या फिनोमेना आते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो वर्नर हेजनबर्ग 1927 में इसने ये हमें प्रिंसिपल दिया था। तो बेसिक इसकी क्या है, ठीक है, तो बेसिक इसकी है डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट क्या रखती है, डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल की नेचर रखती है और वेव नेचर की रखती है। इसी तरह इसकी बेसिस में आता है कि जो पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल, वो भी डुअल नेचर रखता है, जो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वो वेव नेचर भी रखता है, जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। तो हेजनबर्ग की डेफिनेशन सबसे पहले आते हैं, बाद इसको आसान सा करके इंशाल्लाह सारा समझाएंगे हम, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? गैर यकीनी या बेयकीनी, ठीक है, कि जिसमें हम सर्टेन ना हो, जिसमें हमें यकीन ना हो, जिसमें हमें बेयकीनी हो कि क्या ये ठीक है या क्या ये गलत है। तो मतलब बेयकीनी, हमें इसमें कोई यकीन नहीं है, थोड़ी सी बेयकीनी आ जाती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये इसने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में क्या कहा था, इसने एनर्जी टाइम के बारे में क्या कहा था, इसने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में क्या कहा था, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, इम्पोर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में दोनों हम फाइंड करें विद परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मोमेंटम और पोजीशन फाइंड करना, ये इम्पॉसिबल है एक ही वक्त में। अब क्यों इम्पॉसिबल है, वो चीज इसने एक्सप्लेन की थी। अब कैसे एक्सप्लेन की थी वो चीज देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा एक्स से, जिसमें डेल्टा शो कर रहा है अनसर्टेनिटी। ध्यान इधर होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर डेल्टा एक्स के बच्चों को समझ नहीं आती। डेल्टा शो कर रहा है अनसर्टेनिटी और एक्स शो कर रहा है पोजीशन। तो डेल्टा एक्स का शो करेगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो फॉर एग्जांपल हम एक माइक्रो पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट जो है वो इसका मोमेंटम फाइंड करूं और इसकी पोजीशन फाइंड करूं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम फाइंड करने के हम क्या करते हैं, उस पे फोटोन को फॉल करवाते हैं, मतलब उसके साथ फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं,
जिसके जरिए से हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड हो सकती है। लेकिन यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फोटोन, लाइट का कौन सा फोटोन, लॉन्गर वेवलेंथ का, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो, या जिसकी वेवलेंथ जो मतलब फोटोन की बात कर रहे हैं, या जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो। इन तीनों में से मैं कौन सा फोटोन, किस वेवलेंथ का फोटोन सिलेक्ट करूं कि उससे जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो एग्जैक्टली फाइंड हो जाए। अब ये हमें कौन बताएगा? देखिए ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी ज्यादा होगी, यानी गैर यकीनी बेयकीनी पोजीशन में उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जंतर मंतर लग रहे हैं, ये आसान सा हो जाएगा, सिर्फ ध्यान में मसला से रखिए। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये इसकी वेवलेंथ है, ये इसकी वेवलेंथ है। तो देखा जाए तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी, उससे ज्यादा वेवलेंथ उसकी, उससे ज्यादा वेवलेंथ इसकी। तो देखिए जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन ज्यादा होगी। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लें, ठीक है, समझाने के लिए जिसमें बता रहा हूं, मान लें इसकी वेवलेंथ है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर है, इसकी वेवलेंथ है 3 मीटर, इसकी वेवलेंथ है 2 मीटर। अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इसकी। तो सबसे कम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कौन देगा, कौन सी वेवलेंथ वाला फोटोन देगा? ये वाली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ सकती है इतनी लेंथ तक। यानी मैं मान लूं इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटू सा होता है, आम आंख से नजर ही नहीं आता, और मैं 4 मीटर और 3 मीटर और 2 मीटर की साइज में बात कर रहा हूं, तो ये जस्ट समझाने के लिए वैसे मिलीमीटर और नैनोमीटर में होती है। तो मान लें कि इतनी, ये 4 मीटर इतनी वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको फॉल करवा रहा हूं इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन है इस वेवलेंथ के अंदर ही उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन आ सकती है, मतलब यहां पर हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या यहां पर, यानी इतने हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कम वेवलेंथ वाली यूज करूं, मान लें कि मैंने ये वाली यूज की, तो मैंने उसको कम कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर हो सकती है? यहां पर, यहां पर, या यहां पर, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होगी? कम होगी। अब मैंने इसकी बात की, यानी कि और वेवलेंथ कम होगी, तो अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की वो यहां पर हो सकती है या यहां पर, बहुत कम होगी है। तो जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ की का फोटोन, लाइट का फोटोन हम यूज करेंगे उतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी। ठीक है, अभी भी जंतर मंतर लग रही होगी, लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो सारा इजी हो जाएगा। इसको एक और मजे की एग्जांपल से समझाएंगे, फिर पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने भी ये वाली वेवलेंथ यूज की किसके लिए? अनसर्टेन पोजीशन, मतलब पोजीशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मेरा फोटोन आ रहा है, ठीक है, और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराया। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देगा, सही है, और खुद भी यहां से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर कोई आई हो सकती है या कोई डिटेक्टर हो सकता है, ठीक है, कि जहां से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करेंगे। तो यहां से टकराया, इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट किया, स्कैटर कराया, और खुद भी स्कैटर होकर डिटेक्टर के अंदर चला गया, ये वाला फोटोन। तो ये जो स्कैटर ये फोटोन यहां पर गया है, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर है, कि कहां पर इलेक्ट्रॉन लाई जा रहा है। तो ये चीज याद रखनी है। अब मैंने क्या कहा है कि जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली फाइंड हो सकेगी। अब इसका क्या मतलब है? एक और मस्त एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये एक सर्कल है, सर्कल है यहां पर, और कोई छत से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम मतलब पेंडुलम लटका हुआ है, और यहाँ पे दरमियान में बॉब है, मैस है, छोटू सा को मैस है, बॉल का है, लोहे का बॉल छोटू सा। मैं कह रहा हूं इतना मेरा सर्कल है, तो अब वो बॉल कहां पर घूम सकता है? यहां पर भी, 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 यहां सारे इस जगह में, इतने हिस्से में वो हो सकता है बॉल। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा हो गई है, मतलब बेयकीनी पोजीशन ज्यादा हो गई, मतलब यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। मैंने क्या किया? इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर दिया। अब क्या हुआ? अब जो कोई स्मॉल बॉब है वो यहां पर हो सकता है, यहां पर, यहां पर, या यहां पर,
तो अनसर्टेनिटी पोजीशन काम नहीं होगी, मतलब मैं उसकी पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड कर सकता हूं। तो मैंने कहा भी मजा नहीं आया, मैंने और काम कर दिया। अब जो वो बॉल है जो छत के साथ लटका हुआ पेंडुलम वाली, तो वो अब यहां पर हो सकता है या यहां पर, ट्रैप नहीं हो गया, यानी अब इतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन उसमें रह गई है, यानी इतने हिस्से में कहीं पर वो स्मॉल बॉब पाया जा सकता है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जितनी वेवलेंथ कम होगी फोटोन की, ठीक है, लाइट का फोटोन जो हम इस पे फॉल करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, उतनी इसकी जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है वो कम होगी, यानी उतनी एक्यूरेट पोजीशन फाइंड होगी। ठीक है, याद रखिए जब अनसर्टेनिटी पोजीशन कम होगी तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, इसका मतलब है कि पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड हो रही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बेयकीनी कम होगी तो मतलब एक्यूरेट चीज आ रही है ना, तो ये चीज याद रखनी है। अब एक और यहां पर एक और कांसेप्ट आता है, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि डेल एक्स इज नियरली इक्वल टू लैम्डा के। ठीक हो गया, यानी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, यानी कि अगर मैं ये वाली वेवलेंथ यूज करूं तो मुझे अच्छी पोजीशन फाइंड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जितनी वेवलेंथ कम उतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन कम, जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन फिलहाल याद रखना ये वाला। अब हम चलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पे, कि इस केस में अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या हो जाएगी। देखिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होती है, डेल p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। ठीक है, यहां पर हम नियरली इक्वल लिख देते हैं h पे लैम्डा। तो यहां पर अगर आप देखिए जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगी, ये मसला असल आ जाता है। या एक और तरीके से आपको समझाते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो क्या है, इनवर्स है, यानी जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सही है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि अगर मैं कहूं जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। या एक और भी फोटोन की सेंस में हम ले लेते हैं कि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये फोटोन की एनर्जी है। तो जितनी फोटोन की वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस सेंस में इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है इन तीनों में। ठीक हो गया, तो हम कौन सा फोटोन यूज कर रहे हैं, ये वाली वेवलेंथ का, तो इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कुछ एनर्जी मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। तो हाई एनर्जी वाला फोटोन है, यानी कि कितनी हाई एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब ये हाई एनर्जी वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, p इज इक्वल टू mv। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में कितना ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि कम वेवलेंथ वाला, रोज सुना है, कम वेवलेंथ वाले फोटोन से हमने इसकी पोजीशन तो एक्यूरेटली फाइंड कर ली, लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, वो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ गई। क्यों ज्यादा आ गई, क्योंकि ये हाई एनर्जी का फोटोन था, वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा कम थी, हाई एनर्जी का फोटोन था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होगी तो उसकी वजह से इसके मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा आ गया। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा होगी, उतनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम है ज्यादा होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इस सेंस में कहते हैं कि पोजीशन तो एक्यूरेटली फाइंड हो जाएगी लेकिन मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करूं तो फिर पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कैसे होगी वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं स्मॉल वेवलेंथ की बजाय लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव यूज करूं तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है। इसकी एनर्जी कम होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा वो भी बहुत कम होगा, यानी कि मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड होगा, तकरीबन एक्यूरेटली फाइंड होगा। लेकिन इस वेवलेंथ पे पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, कहानियां गड़बड़ है। ठीक है, बताते हैं किस तरह से। देखिए फिर आपने क्या डेल p इक्वल टू h बाय
लैम्डा। ठीक हो गया। तो यहां पर देखिए लैम्डा ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी की पोजीशन कम होगी, यानी वेग यकीनी सॉरी अनसर्टेनिटी मोमेंटम कम होगा, यानी मोमेंटम में गैर यकीनी वेग यकीनी कम होगी, यानी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। मैंने कहा अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी कम हो रही है ना, यानी एक्यूरेसी ज्यादा हो रही है। यानी कि अगर मैं ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन यूज करूं तो जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है और इस पे मैंने लॉन्गर वेवलेंथ वाला फोटोन भेजा तो इसकी एनर्जी क्या है फोटोन की, कम है। अब एनर्जी फोटोन की कम है यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम भी कम डिस्टर्ब होगा, यानी मोमेंटम तकरीबन एक्यूरेटली फाइंड होगा। ठीक हो गया। तो लॉन्गर वेवलेंथ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम होती है, लेकिन अभी हमने रिलेशन देखा है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, लॉन्गर वेवलेंथ पे अनसर्टेनिटी पोजीशन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ पे मोमेंटम तो अच्छे से फाइंड हो जाएगा, पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ही वक्त में हम पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आराम से इसको देखिए शॉर्टर वेवलेंथ पे पोजीशन अच्छी फाइंड होती है लेकिन मोमेंटम अच्छा फाइंड नहीं होता, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। लॉन्गर वेवलेंथ पे मोमेंटम अच्छा फाइंड होता है लेकिन पोजीशन अच्छी फाइंड नहीं होती। तो भाई मैं फिर कौन से यूज करूं, मैं लॉन्गर वेवलेंथ यूज करूं या शॉर्टर वेवलेंथ यूज करूं? शॉर्टर यूज करूं तो पोजीशन अच्छी हो जाती है, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। लॉन्गर यूज करूं तो मोमेंटम अच्छा फाइंड हो जाता है, पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो इस सेंस में वो कह रहा है कि एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये दो रिलेशन बस याद रखिए, एक ये वाला एक ये वाला। लॉन्गर वेवलेंथ होगी अनसर्टेनिटी पोजीशन कम हो जाएगी, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पे सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट डेल एक्स। अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट लूं डेल एक्स डॉट डेल पी नियरली अप्रोचेस टू h by लैम्डा था, तो ये क्या हो जाएगा h ओवर लैम्डा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि डेल एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा था लेकिन डेल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी लैम्डा था, लैम्डा से गया तो डेल एक्स डॉट डेल पी नियरली अप्रोचेस टू h के, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा डेल एक्स डॉट डेल पी अनसर्टेनिटी पोजीशन डे यकीनी पोजीशन डॉट डेल पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम, वो इक्वल होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के, वो इक्वल होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के। यानी इससे हमें पता ही चल रहा है कि अगर डेल एक्स ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा होगी तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम कम हो जाएगी, अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो जाएगी। इस वजह से दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच। अब यहां पर ये जो रिलेशन है ये मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में जाएं तो ये आपको रिलेशन देखने को नहीं मिलता। मेरे ख्याल में किसी मेरी बुक ने ये गलत लिखा है। असल में जो इसका रिलेशन आता है वो आता है डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, ठीक है, जिसको हम h कट भी लिखते हैं, डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू h कट। और बहुत अच्छी अगर बुक में जाए तो उसमें डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एग्जैक्ट रिलेशन है जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू h बाय 4 पाई। पर फिलहाल आप सिर्फ यही करेंगे h बाय 2 पाई और h कट का, h बाय 2 पाई को ही हम h कट लिखते हैं। ठीक है, h कट के ऊपर कट सा डाल दें। तो याद ये बताने का मकसद क्या है, ठीक है,
ये हमारे पास किस तरह से आता है, अगर हम कहें कि जो हमारे पास डेल एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, डेल पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो ये क्या आ जाएगा डेल एक्स डॉट डेल पी लैम्डा ओवर लैम्डा, तो ये काट जाएंगे, तो डेल एक्स डॉट डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन खत्म होगा तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, और यहां पर कांस्टेंट कौन सा आता है, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई आता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ठीक है, h by 2 पाई ये भी एक्यूरेट है और h over 4 पाई ये भी एक्यूरेट है, तो असल में ये रिलेशन है। तो h by 2 पाई यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मैं कह रहा हूं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बेयकीनी पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, बेयकीनी इन मोमेंटम, दोनों मैंने निकाल ली। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा h by 2 पाई के इक्वल आएगा, ठीक हो गया, यानी किसी एक कांस्टेंट वैल्यू इक्वल आएगा। इसको और भी अच्छे तरीके से लिखते हैं कि डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 2 पाई आता है, ठीक है। ये और बेस्ट वे है इसका कि इन दोनों का प्रोडक्ट h by 2 पाई के या तो इक्वल आएगा या उससे थोड़ा बहुत ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है इसमें, ठीक हो गया। तो ये चीज याद रखिए, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, हमेशा इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब हम कुछ मजीद नेक्स्ट चीजों की तरफ देख लेते हैं कि क्या ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे होल्ड करता है या मैक्रोस्कोपी पे भी। जैसे कि अगर एक बॉल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हम टेनिस की बॉल ले लेते हैं, इसकी बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बॉल है टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल है, कौन सी बॉल है, टेनिस की बॉल है, टेनिस बॉल, और वो ऐसे मूव कर रही है। अब मूव कर रही है तो क्या जो है इसकी भी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, बॉल है मैक्रोस्कोपिक है तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी नहीं है, इसकी पोजीशन और मोमेंटम में साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकता हूं। क्यों फाइंड कर सकता हूं वो चीज देखें। देखिए इसमें जब लाइट का फोटोन आकर टकराएगा, ये लाइट का फोटोन आके इस बॉल के साथ टकराया, तो मुझे बताएं कि क्या ये बॉल की पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकेगा, मतलब बॉल को हिला सकेगा। कभी आपने देखा कि बॉल सहन में पड़ी हुई हो, छत पे पड़ी हुई हो या और ऊपर लाइट पड़ रही हो, उसको सूरज की रोशनी पड़ रही हो और बॉल जब मूव करके इधर उधर जाने लग पड़े, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब उसके साथ फोटोन टकराते हैं तो ये मूवमेंट नहीं करता। तो अगर ये इस तरह मूव कर रहा है आगे आगे, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया है, तो मैं इसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल पे या कहें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे होल्ड करता है। कौन से पार्टिकल जो आम आंख से नजर नहीं आते। अब इसी फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन साथ जंप मार के भागते हैं, ये गया इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप मार के भाग गया, लेकिन जब यही फोटोन मैंने एक बॉल के साथ टकराया तो इस बॉल को असर भी नहीं हुआ, ऐसा ही है। तो अगर हम बॉल की मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें, जैसे कोई गाड़ी होगी, मैं हो गया, बॉल होगी, हम हमारा जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, जो हम आंख से नजर नहीं आते, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी हम पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। एक ही वक्त पर पोजीशन और मोमेंटम फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, दोनों में से एक कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो ये जितने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उन पे ये होल्ड नहीं करता, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे होल्ड करता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये भी चीज याद रखनी है। उसके अलावा इसमें एक और चीज का भी इजाफा करते जाएं कि क्या ये जो मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है, ये पोजीशन सही फाइंड करते हैं, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है, क्या ये किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, मतलब क्या हम कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक्यूरेटली मरूम नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है। इसमें जो पोजीशन और मोमेंटम में फर्क आता है साइमल्टेनियसली जब इसको मेजर करें, एक्यूरेसी में जो फर्क आता है वो ड्यूअल नेचर ऑफ
डुअल नेचर की वजह से आता है, जो पार्टिकल की डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये उसकी वजह से आता है। यानी पार्टिकल की अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से ये चेंज आता है कि हम एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली दोनों को फाइंड नहीं कर सकते एक ही टाइम पर एक्यूरेटली। तो किस वजह से आता है? ये डुअल नेचर की वजह से आता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से या इंस्ट्रूमेंट ना अच्छा होने की वजह से ये फर्क नहीं आता, ये इस वजह की वजह से आता है। ठीक हो गया? तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम एक और बात इसमें कर लेते हैं कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी, एनर्जी और टाइम की किस तरह से होगी। अनसर्टेनिटी, एनर्जी और टाइम की किस तरह से होगी। तो देखिए क्या था, डेल एक्स डॉट डेल पी नियर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाय 2 पाई बार, ठीक है। इसको हम h बार भी लिख सकते हैं, इस तरह का h बार इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो h बाय 2 पाई। अब यहां पर देखिए, अगर मैं डेल x की वैल्यू निकालूं तो डेल x को मैं लिख सकता हूं c डेल्टा p, x इक्वल टू vt होता है ना, तो v की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट से तो कहां चलता है, मूव करते हैं, तो c हम लिख लेंगे और डेल्टा t जितने टाइम में मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास डेल p है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल p को मैं लिख सकता हूं डेल m इंटू c। p इसको डेल p होता है ना, तो m और v की जगह c लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है। अब जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू सॉरी नियरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू h ओवर 2 पाई हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आपने h ओवर 2 पाई लिखना है, तो डेल x की जगह पे आप लिखते हैं c डेल्टा t डॉट डेल m into c नियरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू h ओवर 2 पाई, और c और c क्या मान जाएगी, c स्क्वायर मान जाएगा, तो डेल m c स्क्वायर डॉट डेल्टा t ग्रेटर देन आर इक्वल टू h ओवर 2 पाई, और ये क्या मान जाएगा, डेल e मान जाएगा, t इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, डॉट डेल t ग्रेटर देन आर इक्वल टू h ओवर 2 पाई। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई है। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि ये इक्वेशन कहती है कि हम एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली एनर्जी और टाइम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम टाइम एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी पार्टिकल की एनर्जी और टाइम भी हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। वैसे तो आप हायर क्लासेस में जाकर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। देखिए अगर मैं मेटा स्टेबल स्टेट की बात करूं, मेटा स्टेबल स्टेट की अगर आप बात करें, देखिए मेटा स्टेबल स्टेट आप लेजर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, लेकिन फिलहाल इतना बस याद रखें कि मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें एटम का स्टेट टाइम ज्यादा होता है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एटम का स्टेट टाइम ज्यादा होता है, तकरीबन 10⁻³ सेकंड तक होता है, ठीक है। एक होती है शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट, ये सारी चीजें आप लेजर में पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें जो एटम का स्टेट टाइम होता है वो 10⁻⁹ सेकंड तक होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एटम है मेटा स्टेबल स्टेट में ज्यादा देर के लिए स्टे कर सकता है, मतलब 10⁻³ सेकंड के लिए एटम मेटा स्टेबल स्टेट में स्टे कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं लेजर वाले में तो सीन से पढ़ेंगे, फिलहाल बात समझिए। मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट है कि जहां पर एटम ज्यादा देर के लिए स्टे करता है, और शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट जहां पर एटम कम शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करता है। तो ये हमारा शॉर्ट टाइम और ये हमारा लॉन्ग टाइम, ठीक है। लॉन्ग टाइम कह रहे हैं, लॉन्ग लाइफ भी कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। अब याद रखिए कि अगर टाइम लॉन्ग होगा तो अनसर्टेनिटी इन टाइम ज्यादा हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन टाइम में ज्यादा हो जाएगी। जबकि इस मेटा स्टेबल स्टेट में लॉन्ग टाइम होने की वजह से जो एनर्जी है, एनर्जी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी इस स्टेट में जो टाइम है वो एक्यूरेटली फाइंड नहीं हो सकेगा, लेकिन एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम होने की वजह से एनर्जी स्टेट की अच्छे से फाइंड हो जाएगी, सही है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, फिर से कह रहा हूं ये लेजर में सारी चीजें हैं, लेजर वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर में।
शॉर्ट इसमें 10⁻⁹ सेकंड तक एटम रह सकता है, ठीक है, हम सारी खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें जो टाइम है उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, यानी वो अच्छे से फाइंड हो जाएगा, और जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टाइम है तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी एनर्जी कम होगी और अनसर्टेनिटी इन टाइम ज्यादा होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम है तो अनसर्टेनिटी टाइम कम होगा, अनसर्टेनिटी एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है और उसका स्टेट टाइम कितना है वहां पर। तो इस तरह से हम टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम और एनर्जी में भी हम अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी चीज हमेशा याद रखनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार इसको कह रहा हूँ कि जब लेजर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये मेटा स्टेट और शॉर्ट और एक्साइटेड स्टेट के हलवा हो जाएंगे। फिलहाल बस इनको समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करें, अगर नहीं भी आते तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरे तफसील से आ रहे हैं। तो फिलहाल बस इतना याद रखेंगे, टाइम में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम होगी। टाइम एक्यूरेटली फाइंड होगा, एनर्जी डिस्टर्ब हो रहेगी। एनर्जी एक्यूरेटली फाइंड होगी तो टाइम एक्यूरेटली फाइंड नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही तो हमें अनसर्टेनिटी कहती है। और इन दोनों का प्रोडक्ट है तो वो भी h/2 पाई के इक्वल ही आएगा, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे उम्मीद है ऑल्सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अगर अभी भी कोई चीज इसमें स्किप हो गया या रह गई तो आप कमेंट में मुझे याद करा सकते हैं या कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं उसको, ताकि दूसरों के लिए फायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।